हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 19th लेक्चर। ये हमारा 19th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। एग्जाम में रिसीवेबल मैनेजमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए देख लेते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था रिसीवेबल मैनेजमेंट पे, ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था रिसीवेबल मैनेजमेंट का। तो लास्ट लेक्चर 18 में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, पर्पस क्या है, क्रेडिट पॉलिसी, 3 डिसीजन वेरिएबल हमने डिस्कस किए थे और कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है अकाउंट रिसीवेबल में। तो ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, राइट। और चलिए फिर देख लेते हैं इसके आगे आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी के बारे में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था कि जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिंजेंट, मतलब बहुत टाइट क्रेडिट पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए फर्म की, और बहुत लूज पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑप्टिमम, सही बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए फर्म की। क्रेडिट क्रेडिट पॉलिसी सही होनी चाहिए। तो वही कौन सी क्रेडिट पॉलिसी जो है फर्म की ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो वो सब हम आज पढ़ेंगे, ग्राफ से समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और फिर क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करने के, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं। तो वो वेरिएबल हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, एक होता है क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस, क्रेडिट टर्म, कलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो ये 3 कह लीजिए इंपॉर्टेंट डिसीजन वेरिएबल हैं जो फर्म ध्यान में रखती है जब भी फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी यानी बेस्ट सबसे सही जो क्रेडिट पॉलिसी है। बताया था जो क्रेडिट पॉलिसी है दैट शुड नॉट बी लीनियंट, बहुत लीनियंट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत टाइट क्रेडिट पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। लीनियंट का मतलब क्या है कि लूज क्रेडिट पॉलिसी, हर कस्टमर को क्रेडिट पे सामान बेचा जा रहा है। ठीक है, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस नहीं चेक की जा रही है, हर कस्टमर को सामान इजिली क्रेडिट पे सामान बेचा जा रहा है, तो दैट इज लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी। टाइट क्रेडिट पॉलिसी मतलब कस्टमर की प्रॉपर वेरिफिकेशन करके जो फाइनेंशियली साउंड कस्टमर है केवल उन्हीं को सामान क्रेडिट पे बेचा जा रहा है। ठीक है, सबको नहीं दिया जा रहा है, तो वो टाइट क्रेडिट पॉलिसी। तो बहुत लीनियंट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी एन ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्म की ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है। तो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी वो होती है विच मैक्सिमाइजेस द फर्म वैल्यू। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी वो होती है जिसपे फर्म की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो इसका मतलब क्या है, SWM। जानते हैं ना SWM। SWM मतलब शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी वो होती है जिसपे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो, फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो मतलब शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो मैंने फंडामेंटल पढ़ाया था। तो मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ फर्म कब मैक्सिमम होती है। तो वैल्यू ऑफ फर्म तब मैक्सिमम होती है व्हेन इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, वैल्यू ऑफ फर्म कब मैक्सिमम होती है। यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में मैंने लिखा है, वैल्यू ऑफ फर्म कब मैक्सिमम होती है, जब इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक, ये क्या होते हैं ये सब अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो चाहे कहिए इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न जब इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड के बराबर हो, या मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो, उस समय क्या होती है, फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होती है एंड उस समय शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, और हम जानते हैं शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मेन फाइनेंशियल गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो फाइनेंशियल गोल होता है वो यही होता है। इवन हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और ये जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी बेसिकली फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो कब मैक्सिमम होगी, जब इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक, अब ये इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है।
इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न इज द, इसका फॉर्मूला है इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न इज इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न, तो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट किया है रिसीवेबल में, ठीक है, उसको आप डिवाइड करेंगे किससे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करिए इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल से, डिवाइड करिए तो आपका आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। और इंक्रीमेंटल है तो इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न इज इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। फिर उसके बाद ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है? तो इवन ये जो रिसीवेबल मैनेजमेंट पूरा जब मैं पढ़ा लूंगी, इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं शुरू करने वाली हूँ दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मोस्ट प्रोबेबली मैं यही टॉपिक शुरू करूंगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू करूंगी, तो वहां पे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे चलिए मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि ये कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो देखिए जो फर्म है उसने क्या किया है? अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट किया है। जो फर्म है उसने क्रेडिट पे अपने कस्टमर को सेल किया है, ठीक है, कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है। तो कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया है तो इसका मतलब क्या है? फर्म ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है अकाउंट रिसीवेबल में, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है ना अकाउंट रिसीवेबल में, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये शायद 30 दिन के बाद पेमेंट करेगा। सपोज को इसने, इस कस्टमर ने 1 लाख का सामान लिया, 1 लाख का सामान क्रेडिट पे परचेज किया और ये 30 दिन बाद इसका पेमेंट करेगा, ठीक है। तो फर्म ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है ना, फर्म का 1 लाख रुपए ब्लॉक हो गया 30 दिन के लिए, हुआ है, ठीक है। तो फर्म ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर फर्म ने अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके लिए फर्म रिक्वायर्ड सम रिटर्न, फर्म को कुछ रिटर्न चाहिए ना, वही कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पर रिसीवेबल के कॉन्सेप्ट में बताया। वहां पर जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगी तो वहां पे हम डेब्ट और इक्विटी के टर्म में, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और डेब्ट के टर्म में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताऊंगी। यहाँ तो रिसीवेबल के टर्म में मैं बताई थी कि फर्म ने अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो जो रेट ऑफ रिटर्न विच इज रिक्वायर्ड बाय द फर्म, जो फर्म को रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, क्योंकि फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया है अकाउंट रिसीवेबल में, 1 लाख रुपए पैसा जो है वो 30 दिन के लिए ब्लॉक किया है, तो फर्म रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, फर्म को रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? फर्म रिस्क ले रहा है, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। फर्म ने 1 लाख रुपए 30 दिन के लिए अपने जो ब्लॉक कर लिए, इसका रिस्क लिया है फर्म ने, ठीक है। तो फर्म को जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फंड। इसी को हम कॉस्ट ऑफ फंड कहते हैं, इसी को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड एंड इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न। एंड जिस पॉइंट पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड एंड इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न बराबर होता है, उस पॉइंट पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और जिस पॉइंट पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो वही होता है ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। अभी ग्राफ से ही मैं आपको बताऊंगी। तो यानी जितना ज्यादा फर्म रिस्क ले रही है, ठीक है, जितना ज्यादा फर्म रिस्क ले रही है उतना ज्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है। इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब मैं पढ़ाऊंगी तो हम देखेंगे इक्विटी जो शेयर होल्डर होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं या जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो इतना रिस्क नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर में उन्हें फिक्स इंटरेस्ट मिलना है, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स डिविडेंड मिलना है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं तो उन्हें ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट तो खैर हम वहां पढ़ेंगे। तो बेसिक लॉजिक ये है कि जितना ज्यादा रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है उतना ही ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उतना ज्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक। अगर फर्म ने अपनी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको लूज कर दिया, ठीक है, फर्म ने बहुत लूज क्रेडिट पॉलिसी यूज की, ठीक है, जितने भी कस्टमर है सबकी बिना क्रेडिट वर्दीनेस चेक किए सबको क्रेडिट पे सामान बेचा, तो फर्म ने क्या किया है? अकाउंट रिसीवेबल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, फर्म ने ज्यादा रिस्क लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्म के जो स्लो पेइंग कस्टमर है वो अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे कस्टमर तो समय पे पैसा वापस नहीं करेंगे, उसमें डिफॉल्टिंग कस्टमर का भी कह लीजिए नंबर बढ़ सकता है। तो उस केस में यानी क्या है? फर्म ने रिस्क ज्यादा लिया है। अगर फर्म ने अपनी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसे अगर लूज किया है, ठीक है, लूज, अगर फर्म ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लूज किया है तो यानी फर्म ने रिस्क ज्यादा लिया है। लूज किया है तो रिस्क ज्यादा लिया है, रिस्क ज्यादा लिया है इसका मतलब क्या है? फर्म का रिक्वायर्ड जो रेट ऑफ रिटर्न है फर्म का, वो क्या है? रेट ऑफ रिटर्न वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। फर्म को ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए क्योंकि फर्म रिस्क ज्यादा ले रही है अगर फर्म अपनी जो भी क्रेडिट पॉलिसी है उसे लूज कर रही है, ठीक है। ये देखिए ग्राफ से है, थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने कॉस्ट एंड रिटर्न को प्लॉट किया है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने क्रेडिट पॉलिसी को प्लॉट किया है। ये क्रेडिट पॉलिसी है, इधर क्या है? लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, और ये क्या है? टाइट क्रेडिट पॉलिसी, स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी।
तो अभी मैंने बताया कि फर्म अगर अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लूज करती है, ठीक है, लिबरल हो जाती है, उदारवादी पॉलिसी यूज करती है, हर कस्टमर को क्रेडिट पे सामान बेच रही है, तो उस केस में क्या है, फर्म रिस्क ज्यादा ले रही है। रिस्क ज्यादा ले रही है तो यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी फर्म को जितना रिटर्न चाहिए वो ज्यादा होगा। वो ज्यादा होगा मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी हाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा ना, वो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी पे जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऐसा कुछ अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। ठीक, और जो मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसा, ऐसा फॉलिंग ग्राफ बनेगा। मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न का लिबरल पॉलिसी के केस में ऐसा फॉलिंग ग्राफ बनता है। ठीक है, तो लिबरल का ये जो एरिया है, लिबरल का जो एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे जो मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज फॉलिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइजिंग होता है। ठीक है, जैसे जैसे फर्म अपनी पॉलिसी को लिबरल करती जाती है। और अगर फर्म अपनी पॉलिसी को स्ट्रिंजेंट करते जाए, टाइट करते जाए, तो उस केस में क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होता है, घटता जाता है, और मार्जिनल जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट राइजेस, वो बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का इनका ग्राफ बनता है। और हम जानते हैं ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी कौन सी होती है, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न, जब ये दोनों बराबर हो। तो ये दोनों बराबर किस पॉइंट पे होते हैं, इस पॉइंट पे बराबर दिख रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे बराबर है। सपोज करो ये पॉइंट पी है, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए एक्स एक्सिस पे, यानी दिस इज द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, ये है आपकी ऑप्टिमम, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, ये फर्म की ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी है। इसका मतलब क्या है, फर्म को इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिसीवेबल में, अकाउंट रिसीवेबल में इतना इन्वेस्टमेंट फर्म को करना चाहिए, न इससे ज्यादा न इससे कम, दिस इज द बेस्ट वैल्यू, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो क्रेडिट पॉलिसी जब फर्म अपनी डिसाइड करती है, तो कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ मेजर कंट्रोलेबल डिसीजन वेरिएबल हैं जिनको फर्म ध्यान में रखती है। पहला क्या है, क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस, दूसरा क्या है, क्रेडिट टर्म, तीसरा क्या है, कलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो ये तीन पॉइंट, ये तीन कंट्रोलेबल डिसीजन वेरिएबल है जिनको फर्म बहुत ध्यान में रखती है जब अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है। ठीक है, तो अब ये जो तीन वेरिएबल है इनको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक्चुअली हर दिन मेरे साथ काफी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं और बच्चों को नहीं पता होता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा सभी को एक ही सजेशन है कि मेरे चैनल पे जाके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक यानी जनवरी 2022 तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इनमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। जैसे मैंने इसमें एफएम अभी नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि एफएम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं मेजर टॉपिक जब कंप्लीट कर लूंगी तो एफएम भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे अभी 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, तो इसका फायदा उठाइए, इनकी हेल्प से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लेक्चर के एंड में अगर आपको लगे कि आपका आज टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपका टाइम यूटिलाइज हुआ है, आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नॉलेज गेन की है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो जो तीन डिसीजन वेरिएबल थे उनको डिटेल में समझाती हूँ। पहला क्या है, क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस। क्रेडिट स्टैंडर्ड मतलब क्या क्राइटेरिया है, फर्म का क्या क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्टिंग द कस्टमर, यानी किस कस्टमर को फर्म क्रेडिट पे सेल करेगी, किसको क्रेडिट पे नहीं सेल करेगी। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, फर्म किस क्राइटेरिया से अपने कस्टमर को सिलेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट स्टैंडर्ड ना काफी कुछ इन्फ्लुएंस करता है क्वालिटी ऑफ फर्म्स कस्टमर, फर्म के कस्टमर कैसे होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी, फर्म के जो कस्टमर है वो पैसा वापस करेंगे कि भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्रेडिट पे सामान तो ले गए लेकिन उतना जो जितने भी उन्हें ड्यूरेशन का समय दिया गया है उतने ड्यूरेशन में पैसा वापस करेंगे कि भी नहीं करेंगे। क्वालिटी ऑफ फर्म कस्टमर डिटरमाइन होती है किससे, क्रेडिट स्टैंडर्ड से। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिन्हें ध्यान में रखा जाता है जब क्वालिटी ऑफ कस्टमर को एनालाइज किया जाता है। पहला क्या है, एसीपी। एसीपी इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी बेसिकली कितना टाइम
कस्टमर लगाता है टू रीपे द क्रेडिट ऑब्लिगेशन। कस्टमर पे जो भी क्रेडिट ऑब्लिगेशन है, जो भी वो क्रेडिट पे सामान लेके गया है, ठीक है, उसका जो पेमेंट करना है वो क्या टाइमली करता है कि नहीं करता है, कितना समय लगाता है, ठीक है, पहला ये फैक्टर है। दूसरा है डिफॉल्ट रेट। डिफॉल्ट रेट मतलब बैड डेट लॉसेस रेशियो, यानी ऐसा ना हो कस्टमर बैड डेप्ट हो जाए, पैसा ही ना वापस करे, ठीक है। तो डिफॉल्ट रेट क्या है? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो किसी भी फर्म के क्वालिटी ऑफ कस्टमर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो वही मैं बता रही थी, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड होता क्या है? देखिए नाम से समझ में आ रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी वो एवरेज नंबर ऑफ डेज, ठीक है, फॉर विच क्रेडिट सेल रिमेन आउटस्टैंडिंग। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? वो एवरेज नंबर ऑफ डेट, वो एवरेज नंबर ऑफ डेज जितने दिनों के लिए क्रेडिट सेल, जो क्रेडिट पे फर्म ने जो सेल की है वो आउटस्टैंडिंग रही ना, उसको कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। जितना ज्यादा एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा यानी उतने ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया है अकाउंट रिसीवेबल में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1 लाख रुपए फर्म ने क्रेडिट सेल की है, ठीक है, और उसको समय दिया है 30 दिन का, ठीक है, तो यानी क्या है, जितना लंबा एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा, यानी अगर 30 दिन में ये पैसा वापस कर रहा है, यानी फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अकाउंट रिसीवेबल में वो उतना ही ज्यादा है। और अगर यही 10 दिन का समय दिया होता, तो यानी क्या है, अगर जितना कम है एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी अगर कस्टमर 10 दिन में पैसा वापस कर दे रहा है, यानी फर्म का जो अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट था वो केवल 10 दिन के लिए था, 1 लाख रुपए। बट अगर 30 दिन में कस्टमर वापस कर रहा है, तो यानी फर्म जो है 30 दिन के लिए उसका 1 लाख रुपए ब्लॉक हो रहा है। तो ये क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी एक्चुअली में कस्टमर ने कितने दिन में पैसा वापस किया, कितने दिन में, कितने दिन क्रेडिट सेल आउटस्टैंडिंग रही, ठीक है, कितने दिन क्रेडिट सेल जो फर्म ने की थी वो आउटस्टैंडिंग कितने दिन रही। तो दिस इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक। अगला क्या है, डिफॉल्ट रेट। डिफॉल्ट करना यानी बैड डेप्ट, यानी अब कस्टमर से पैसा आएगा ही नहीं, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं आएगा। अभी मैं इवन नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, फैक्टरिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट एमसीक्यूज भी उस पर डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, तो वहां पे भी मैंने देखा फैक्टरिंग पे बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फैक्टरिंग एक टॉपिक है जो अभी मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी, तो वहां पे भी हम ये डिस्कस करेंगे बैड डेब्ट लॉसेस। तो उसके लिए हेल्प ली जाती है, फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी हेल्प ली जाती है। चलिए डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगी, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। डिफॉल्ट रेट। तो डिफॉल्ट रेट को मेजर किया जाता है, डिफॉल्ट मतलब कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, पैसा नहीं दे रहा, ठीक है, तो डिफॉल्ट रेट को मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ बैड डेब्ट लॉसेस रेशियो, ठीक है। बैड डेब्ट यानी अब वो जो डेब्ट दिया था वो अब बैड हो गया है, बैड डेब्ट मतलब यही ना, जो डेब्ट कंपनी ने जो उधार दिया था वो अब बैड हो गया है, वो अब गुड नहीं रहा, वो बैड हो गया है, यानी बुरा हो गया, वहां से पैसा नहीं आ रहा है। तो दिस इज बैड डेट लॉसेस रेशियो के टर्म में डिफॉल्ट रेट मेजर किया जाता है। और ये बैड डेट लॉसेस रेशियो जो है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। डिफॉल्ट रिस्क मतलब क्या चांसेस हैं कि कस्टमर विल फेल टू रीपे द क्रेडिट ऑब्लिगेशन। कस्टमर पे जो क्रेडिट ऑब्लिगेशन है, कस्टमर को जो पैसा देना है वो अब नहीं पे करेगा, वो फेल कर जाएगा टू रीपे। इसके क्या चांसेस हैं, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क, उसको डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। यानी कस्टमर के डिफॉल्ट होने के क्या चांसेस हैं, ठीक है, कस्टमर दगा दे जाए, पैसा वापस ना करे, उसके क्या चांसेस हैं, दिस इज डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। डिफॉल्ट रेट से ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो ये जो डिफॉल्ट कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 C's, जो फर्म का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, ठीक है, किसी फर्म का जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है या जो कह लीजिए क्रेडिट मैनेजर होता है, वो डिफॉल्ट कस्टमर के डिफॉल्ट को मतलब एस्टिमेट करने के लिए, जो कस्टमर है उसके डिफॉल्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको एस्टिमेट करने के लिए 3 C's की स्टडी करता है। 3 C's आपने मार्केटिंग में पढ़ा था ना, 5 P's ऑफ मार्केटिंग, याद है ना, कॉटलर में पढ़ा होगा, फिलिप्स कॉटलर में 5 P's ऑफ मार्केटिंग। आगे चल के वो 7 P's ऑफ मार्केटिंग, और डिटेल में जब आप सर्विस मार्केटिंग में पढ़ते हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग, याद आ रहा है ना, पढ़ा है ना। उसी तरीके से हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जो क्रेडिट मैनेजर या कह लीजिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो 3 C's ऑफ कस्टमर चेक करता है। 3 C's मार्केटिंग में 5 P 7 P, हमारे यहाँ पे 3 C's चेक करता है। कौन कौन से? सबसे पहला है कैरेक्टर, जो कस्टमर है उसका कैरेक्टर कैसा है, कस्टमर क्या विलिंग भी है कि पैसा वापस करने के लिए कि नहीं,
विलिंगलीनेस, उसकी इच्छा है पैसा वापस करने की, ठीक है, तो पहले कैरेक्टर चेक करता है। दूसरा कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, कस्टमर की एबिलिटी है, कस्टमर ने इतने का सामान तो ले लिया बट कस्टमर में पैसे वापस करने की एबिलिटी है, क्षमता है, एबिलिटी टू पे है कि नहीं, ठीक है, दूसरा है कैपेसिटी। तीसरा क्या है, कंडीशन, कंडीशन मतलब जो भी प्रिवेलिंग, जो अभी की इकोनॉमिक कंडीशन या जो अदर कंडीशन है जो इफेक्ट कर सकती है फर्म कस्टमर की एबिलिटी टू पे, यानी कस्टमर की जो क्षमता है पे करने की, कोई ऐसी अगर इकोनॉमिक कंडीशन हो जाए, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए लॉकडाउन लग जाए, कुछ ऐसी कुछ की एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन है, उनको स्टडी किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर की जो एबिलिटी है पे करने की उस पर इम्पैक्ट पड़े। तो बेसिकली ये 3 C's को स्टडी किया जाता है जब भी क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड क्रेडिट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, कस्टमर के 3 C's हैं ये, और उसके बेसिस पे कस्टमर को कैटेगराइज कर दिया जाता है, गुड अकाउंट, बैड अकाउंट एंड मार्जिनल अकाउंट। वैसे ये जो है ना कंपनीज अपने अपने अकॉर्डिंग करती है, ये कोई डिफॉल्ट मतलब ये कोई एकदम सेट पैटर्न नहीं है कि सारी कंपनीज यही फॉलो करती हैं, बट ये एक जनरल है। ये फिर अपने कस्टमर को कंपनीज 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेती हैं। अकाउंट मतलब कस्टमर का अकाउंट, ठीक है, गुड अकाउंट, बैड अकाउंट, मार्जिनल अकाउंट। तो ये क्या था, क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन वेरिएबल है फॉर डिसाइडिंग द क्रेडिट पॉलिसी। जब भी फर्म अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है तो ये पहला फैक्टर है जो कंसीडर करती है, डिसीजन वेरिएबल है, क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस, ठीक। दूसरा क्या है, क्रेडिट टर्म। दूसरा क्या है, क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म मतलब स्टिपुलेशंस। क्रेडिट टर्म मतलब क्या है, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है, स्टिपुलेशन मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट अंडर विच फर्म सेल ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, यानी किस अग्रीमेंट में फर्म कस्टमर को क्रेडिट पे सेलिंग कर रही है, तो उसको कहते हैं क्रेडिट टर्म। टर्म मतलब टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे टर्म मतलब क्या है, टर्म एंड कंडीशन, अग्रीमेंट क्या है, ठीक है, किस टर्म एंड कंडीशन, किस अग्रीमेंट में फर्म कस्टमर को क्रेडिट पे सामान बेच रही है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट टर्म, ठीक है। और ये जो स्टिपुलेशन होता है इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है क्रेडिट पीरियड, दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। क्रेडिट पीरियड मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए, लेंथ ऑफ टाइम, क्रेडिट पीरियड मतलब लेंथ ऑफ टाइम, कितने ड्यूरेशन के लिए क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द कस्टमर, यानी कस्टमर को क्रेडिट कितने दिनों के लिए दिया गया है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट पीरियड, ठीक है। जब भी कोई फर्म क्रेडिट पे सामान को बेचेगी, फर्म है उसने कस्टमर को क्रेडिट पे सामान बेचा, ठीक है, तो क्रेडिट टर्म यानी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड होती है, जिसमें क्या पहली चीज डिसाइड होती है कि अग्रीमेंट होता है किसका, कि कितने ड्यूरेशन के बाद कस्टमर को पैसा वापस करना है। जैसे अगर उसमें डिसाइड है कि 30 डेज, यानी कस्टमर को 30 डेज के अंदर पैसा वापस करना है, ठीक है, जो भी पैसा जो सामान खरीदा है उसका पैसा वापस करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, लेंथ ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड मतलब लेंथ ऑफ टाइम, कितने समय में के लिए, कितने समय के लिए क्रेडिट इज एक्सटेंडेड, यानी कितने समय के लिए क्रेडिट एक्सटेंड किया गया, ये हो गया क्रेडिट पीरियड। और ये जनरली नेट डेट के फॉर्म में, नेट डेट, ठीक है, नेट करके डेट, मैं अभी एग्जांपल आपको आगे बताऊंगी, नेट डेट ऐसे करके ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो कह लीजिए जो अग्रीमेंट होता है, दिस इज रिगार्डिंग कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट से रिलेटेड होता है। कैश डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन पेमेंट, यानी कस्टमर को जो पेमेंट करना है वो कस्टमर रिड्यूस कर सकता है अगर कस्टमर पेमेंट कर दे बिफोर द, जो भी उसको ड्यू डेट दी गई है, जो भी क्रेडिट पीरियड दिया गया ना, उससे पहले अगर कस्टमर पेमेंट कर देता है ना तो उसको मिलता है कैश डिस्काउंट। तो यही है, इससे क्या है, उसका पेमेंट कम हो जाता है। इवन हम लोग भी शॉप से जाते हैं तो बहुत सारे इस टाइप के भी तो ऑफर रहते हैं कि कैश कैश पेमेंट कर दें, अगर कोई बड़ा सामान हम खरीद रहे हैं, जैसे अगर फ्रिज वगैरह या कोई बड़ा सामान खरीद रहे हैं तो कैश पेमेंट करिए तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का। बट अगर आप ईएमआई पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बढ़ के अमाउंट पेमेंट करना होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, कैश डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन पेमेंट ऑफर टू कस्टमर, यानी कस्टमर को जो पेमेंट करना है उसमें रिडक्शन हो जाएगा। और ये क्यों किया जाता है, ताकि कस्टमर जल्दी पेमेंट कर दे, इंड्यूस देम टू पे क्रेडिट ऑब्लिगेशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कस्टमर स्पेसिफाइड जो टाइम दिया गया है उससे पहले पेमेंट कर दे, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और ये कब मिलेगा कैश डिस्काउंट, व्हेन कस्टमर पे इन लेस टाइम देन नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, यानी जो भी उसे क्रेडिट पीरियड दिया गया है उससे कम समय में पेमेंट करेगा तब इसे मिलेगा कैश डिस्काउंट। और ये जो क्रेडिट टर्म होता है ना, ये इसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं कह रही थी ना एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, ये है, इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, 2/10 नेट 30। तो इसका क्या मतलब है कि फर्म जो है 2% का डिस्काउंट देगी,
2/10 मतलब 2% का डिस्काउंट देगी अगर कस्टमर 10 दिन के अंदर पेमेंट करता है। ठीक है, ये देखिए लिखा है 2% डिस्काउंट विल बी ग्रांटेड इफ कस्टमर विल पे इन 10 डेज। ठीक है, और अगर कस्टमर को ये कोई ये जो ऑफर है ये अगर नहीं एक्सेप्ट करना है तो नॉर्मली कस्टमर को 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया जा रहा है, उसे 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। तो इस तरीके से क्रेडिट टर्म एक्सप्रेस किया जाता है। 2/10 नेट 30, नेट 30 यानी आपका क्रेडिट पीरियड है 30 दिन का, लेकिन 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। ठीक, तो दिस इज क्रेडिट टर्म। अगला है कलेक्शन पॉलिसी। तीसरा क्या है? कलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो कलेक्शन पॉलिसी भी बहुत जरूरी है किसी भी फर्म के लिए। क्रेडिट पे सामान तो बेच दिया, अगर कस्टमर सही समय पे पूरा पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? उससे कलेक्शन लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा ना। तो देयर शुड बी अ कलेक्शन पॉलिसी, एक क्लियर कट कलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए। हर फर्म का जो क्रेडिट पे सामान बेचती है उसका एक कलेक्शन पॉलिसी होना चाहिए, क्लियर कट कलेक्शन का प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरीके से फर्म कलेक्ट करेगी। क्योंकि सारे कस्टमर जो है वो टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, और कुछ तो करते ही नहीं है। ठीक है, कुछ उसमें डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए देयर शुड बी ए प्रॉपर कलेक्शन पॉलिसी। और ये कलेक्शन पॉलिसी इसलिए भी जरूरी है ताकि एक्सेलरेट हो सके कलेक्शन। यानी जिन लोगों को पैसा दिया है, क्रेडिट पे सामान दिया गया है, जिनसे पैसा लेना है, वो प्रोसीजर एक्सेलरेट हो सके, जल्दी से पैसा हमारे पास आ सके, फर्म के पास जल्दी से पैसा आ सके, ताकि फर्म उसको वापस इन्वेस्ट करके अपना वर्किंग कैपिटल में मतलब उसको यूज कर सके। ठीक है, और स्पेशली फ्रॉम स्लो पेइंग कस्टमर, जो स्लो पेइंग कस्टमर है, ठीक है, और इससे फिर बैड डेब्ट के लॉसेस होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। अगर कस्टमर के पास पैसा छोड़ दिया तो फिर बैड डेब्ट के भी चांसेस हैं कि उससे पैसा कभी आए ना। ठीक है, तो इसलिए ये जो कलेक्शन प्रोसीजर है इसको एसिलरेट करने के लिए, तेज करने के लिए भी कलेक्शन एफर्ट करने पड़ते हैं, इसके लिए कलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इवन कुछ फर्म तो ये सब भी फाइन वगैरह इम्पोज करती हैं। अगर कस्टमर जो भी क्रेडिट पीरियड है उसके बाद पेमेंट करेगा तो उसे फाइन देना पड़ेगा। क्रेडिट पीरियड में कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद करता है तो उसे फाइन वगैरह हैवी फाइन इम्पोज करती हैं। ठीक है, या फिर कुछ फर्म ऐसा भी करती हैं कि प्री साइंड चेक, यानी पहले से साइंड चेक लेती हैं। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग है, कलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर यूज करती हैं। ठीक है, और अभी मैं जब अगले लेक्चर में आपको फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो वहां पे हम देखेंगे फैक्टरिंग की भी हेल्प ली जाती है। ठीक है, इवन आजकल तो ये बहुत पॉपुलर है फैक्टरिंग। इसकी हेल्प से ये जो कलेक्शन है, फर्म जो अकाउंट रिसीवेबल का कलेक्शन है ये करती है। ठीक है, तो ये सब खैर मैं आपको अगले लेक्चर डिटेल में बताऊंगी फैक्टरिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर में कोशिश, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं छोटे से छोटा लेक्चर बनाऊं, बट पता नहीं एक्सप्लेन करते करते मतलब वो लेक्चर मेरा इतना लंबा हो जाता है, और ये भी आधे घंटे पहुंच रहा है। चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मॉनिटरिंग रिसीवेबल। ठीक है, जो रिसीवेबल्स होते हैं उनको मॉनिटर करना। ठीक है, तो उसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दो मेथड होते हैं, ये दोनों मेथड डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस फैक्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।